हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपनी यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत वीआई ट्रेड के फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 6 की। ये सब्जेक्ट है आपका पेडालॉजी ऑफ हिंदी, स्टेट लैंग्वेज एंड इंग्लिश एजुकेशन। तो इसमें अभी आप लोगों के 2 सब्जेक्ट शामिल है इस सब्जेक्ट में, जो कि हम यहाँ पे जो क्वेश्चंस कराएंगे वो हिंदी से रिलेटेड कराएंगे। इंग्लिश का जो आपका पार्ट है वो अलग है। तो यहाँ पे जो आप क्वेश्चंस करेंगे सभी आपके हिंदी से संबंधित रहेंगे और इसी सब्जेक्ट से संबंधित आप लोगों को 40 क्वेश्चंस पहले ही करा दिए गए हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही है। आपको 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में आप लोगों को यहीं से जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो लगभग यहीं से आपके कवर हो जाएंगे। तो आप लोग अगर तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो आप लोग स्टार्ट कर दें। 20 जून से पेपर है, अब आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है, तो आप लोग जल्द से जल्द तैयारी में लग जाएं। अगर आप लोगों की तैयारी में ज़रा सा भी कहीं ये लग रहा है कि सेल्फ स्टडी में हमें दिक्कत आ रही है, तो आप चैनल से जुड़ जाएं। स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी नाम से ये चैनल है। इसमें आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो हम 20 क्वेश्चन और कवर करेंगे। 20 क्वेश्चन की सीरीज चलती है और इसमें 20 क्वेश्चन हम और कवर करेंगे, तो 60 क्वेश्चन हमारा कवर हो जाएगा। ऐसे ही लगभग 100 क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम ट्रू फॉल्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है 41 है कि खंडान्वय विधि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो खंडान्वय विधि का मतलब आप सबसे पहले इसका अर्थ समझें कि खंडान्वय क्या होता है। खंडान्वय का मतलब ये होता है कि आप कोई शब्द जो कि कठिन है और समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले उस शब्द का आप तोड़िए, यानी कि उसका संधि विच्छेद करिए। अगर आप संधि विच्छेद कर रहे हैं तो फिर आपको दोनों शब्दों के अर्थ अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि अर्थ को स्पष्ट करना, या फिर ध्वनि को समझना, या संवाद सिखाना, या फिर चित्रण करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि खंडान्वय का मतलब ही होता है कि किसी चीज़ को आप जब संधि विच्छेद करते हैं तो आपको उसका अर्थ अच्छे से समझ में आ जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 42 कि शब्दार्थ कथन किस शिक्षण का भाग है। तो शब्दार्थ कथन किस शिक्षण का भाग है? क्या वो व्याकरण का है, या फिर गद्य का है, या पद्य का है, या फिर उच्चारण का? तो यहाँ जो शब्दार्थ कथन होता है ये आपके पद्य में होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 43 कि गद्य शिक्षण में अर्थबोध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। अर्थबोध का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को समझना, चाहे वो आपका गद्य में हो या पद्य में हो, या फिर किसी चीज़ का अर्थ समझना हो, वो मतलब होता है अर्थबोध का मतलब ही होता है किसी चीज़ को समझना या उसका अर्थ समझना। तो पहला ऑप्शन है शब्दों का उच्चारण करना, या फिर पाठ का समझना, या व्याकरण की जांच, या फिर कविता की व्याख्या। तो जैसा कि मैंने बताया अर्थबोध का मतलब होता है समझना, तो यहाँ पाठ का समझना ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 44 कि गद्य शिक्षण में व्याख्या का अर्थ क्या होता है। तो नंबर 1 शब्दार्थ बताना, नंबर 2 पाठ को सरल बनाना, नंबर 3 लेखक की जीवनी बताना, और नंबर 4 की भाषा का अभ्यास करना। तो गद्य शिक्षण में जो व्याख्या होता है इसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में नहीं जान रहे होते हैं तो उसको हमें व्याख्या के रूप में समझाया जाता है, यानी कि उस चीज़ को सरलतम से लेकर के सरलतम तक उदाहरण दे करके भी वो सारी चीज़ें हमें बताई जाती हैं। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, क्या इसका अर्थ होता है शब्दार्थ बताना, या पाठ को सरल बनाना, या लेखक की जीवनी बताना, या भाषा का अभ्यास करना। तो यहाँ पे पाठ को सरल बनाना ये हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि व्याख्या का मतलब ही होता है किसी चीज़ को सरलतम तरीके से आप प्रेजेंट करें।
अगला है क्वेश्चन नंबर 45 कि गद्य शिक्षण की संयुक्त विधि का प्रमुख लाभ क्या है। संयुक्त विधि, जैसा कि आप लोग इसके शब्द से ही जान गए होंगे, संयुक्त विधि। तो संयुक्त का मतलब क्या होता है, जुड़ाव। पहला ऑप्शन है समय की बचत करना, दूसरा है विद्यार्थियों की सक्रियता, तीसरा है शिक्षकों का आराम और चौथा है भाषा की सटीकता। तो यहाँ पे जो संयुक्त विधि का प्रमुख लाभ होता है वो होता है जब विद्यार्थी स्वयं में एक्टिव रहेगा, कोई चीज़ समझने के लिए एक्टिव रहेगा, तो उसे सारी चीज़ें, चाहे वो सरलतम हो या फिर थोड़ी सी टिपिकल भी हो, तो वो सारी चीज़ें उसको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 46 है कि शब्दार्थ कथन पद्य शिक्षण में क्यों आवश्यक है। तो शब्दार्थ कथन, क्या ये कविता का लेखन है या कवि की पहचान है या शब्दों के सही अर्थ को समझना है या व्याकरण का अध्ययन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शब्दों के सही अर्थ समझना। शब्दार्थ कथन का मतलब यही होता है कि जो भी शब्द दिए गए हैं उसके अर्थ को आप अच्छे से समझें। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 47 कि खंडान्वय का पद्य शिक्षण में क्या अर्थ है। खंडान्वय का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को आप तोड़ करके उसके अर्थ को समझिए। तो कविता का शब्दार्थ या फिर कविता के खंडों की व्याख्या या कविता का अनुवाद या फिर कविता की जीवनी। तो जब आप किसी चीज़ को समझेंगे तो वो कहीं ना कहीं किसी शब्द को समझने के लिए व्याख्या करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 48 कि नाटक शिक्षण में प्रवेशिका का क्या महत्व है। प्रवेशिका मतलब क्या होता है। नंबर 1 पात्रों का परिचय, नंबर 2 संवाद की तैयारी, नंबर 3 नाटक का प्रदर्शन और नंबर 4 लेखक की जीवनी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पात्रों का परिचय। प्रवेशिका का मतलब होता है कि पात्रों का यहाँ पे परिचय देना। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 49 कि नाटक शिक्षण में संवाद का क्या कार्य होता है। नंबर 1 भाषा सिखाना, नंबर 2 पात्रों के विचार व्यक्त करना, नंबर 3 नाटक की व्याख्या या नंबर 4 साहित्यिक शैली सिखाना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पात्रों के विचार व्यक्त करना। संवाद का मतलब होता है पात्रों के विचार को व्यक्त करना। अगला है प्रश्न नंबर 50 कि व्याकरण शिक्षण में संधि का क्या महत्व है। नंबर 1 शब्द निर्माण, नंबर 2 वाक्य रचना, नंबर 3 शब्दों का उच्चारण, नंबर 4 अर्थ समझना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शब्द निर्माण। अगला है प्रश्न नंबर 51 व्याकरण शिक्षण में समास का अध्ययन क्यों आवश्यक है। नंबर 1 वाक्य की सुंदरता, शब्दों का संक्षिप्तीकरण, नंबर 3 सही उच्चारण और नंबर 4 पाठ की व्याख्या। आप लोग जानते होंगे जब आप समास का परिभाषा पढ़े होंगे तो उसका अर्थ क्या होता है कि बहुत सारे शब्दों का एक शब्द होता है। यानी कि कोई चीज़ जब उसको आप लॉन्ग में कहते हैं तो उसी का एक शॉर्ट शब्द होता है, संक्षिप्तीकरण जिसको बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में उसी शब्द को जब आप बोल देते हैं तो उसको लोग व्याख्या में कह लीजिए या उसको काफ़ी बड़े पैमाने पर समझने को समझ लीजिए। तो यहाँ पे शब्दों का संक्षिप्तीकरण ये आपका सही हो जाएगा। समास का अर्थ ही होता है किसी भी जो शब्दों का समूह है उसका एक संक्षिप्तीकरण रूप। अगला है प्रश्न नंबर 52 कि क्रिया का अध्ययन व्याकरण शिक्षण में क्यों महत्वपूर्ण है। नंबर 1 अर्थ समझाने के लिए, नंबर 2 वाक्य रचना के लिए, नंबर 3 सही उच्चारण के लिए, नंबर 4 पाठ के विश्लेषण के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वाक्य रचना के लिए। अगला है प्रश्न नंबर 53 कि स्वर और व्यंजन
उच्चारण में किस प्रकार महत्वपूर्ण हैं? नंबर 1 शब्दों की रचना में, नंबर 2 वाक्य की रचना में, नंबर 3 कविता की संरचना में, या नंबर 4 लेखन की संरचना में। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कि स्वर और व्यंजन शब्दों की संरचना के लिए ये प्रयुक्त किए जाते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हैं। अगला है प्रश्न नंबर 54 कि उच्चारण शिक्षण में स्वराघात का क्या महत्व है? नंबर 1 शब्दों का सही अर्थ, नंबर 2 वाक्य का सही अर्थ, नंबर 3 शब्दों का सही उच्चारण या फिर पाठ की सही व्याख्या। तो स्वराघात का मतलब ही होता है शब्दों का सही उच्चारण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 55 कि उच्चारण शिक्षण में ध्वनि का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? तो अर्थ को समझने के लिए, या फिर सही वाक्य रचना के लिए, या सही उच्चारण के लिए, या फिर सही व्याकरण के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सही उच्चारण के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 कि व्याकरण शिक्षण अधिगम में अर्थ से आकृति की समझ बनाना क्या कहलाता है? प्रश्न नंबर 56 का जो ऑप्शंस है वो प्रक्रियात्मक ज्ञान फर्स्ट है, सेकंड है घोषणात्मक ज्ञान, थर्ड है प्रक्रिया उपागम, और फोर्थ है उत्पाद उपागम। तो यहाँ पे व्याकरण शिक्षण अधिगम में सही अर्थ से आकृति की समझ बनाना ये प्रक्रियात्मक ज्ञान कहलाता है। अगला है 57 प्रश्न है कि पठन में अर्थगत संकेत से क्या तात्पर्य है? तो अर्थगत संकेत क्या कहलाता है कि किसी एक शब्द का अर्थ होता है ये, या फिर शब्दों के उच्चारण हेतु संकेत होते हैं, या व्याकरणिक तत्वों को समझने के लिए संकेत होते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी अर्थ समझने की प्रक्रिया में मदद करने वाले संकेत होते हैं। तो अर्थगत संकेत का मतलब ही होता है किसी चीज़ को समझने के लिए वहाँ पे कुछ चिन्ह दिए जाएं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 58 कि लिखना सीखने के लिए शिक्षार्थी कई चरणों से गुजरता है, इसे क्या कहा जाता है? जब आप लिखना सीखते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या कहलाता है? लेखन का उत्पाद उपागम कहलाता है, या फिर लेखन का प्रक्रिया उपागम, या आरंभिक लेखन युक्तियाँ, या फिर समग्र भाषा पद्धति। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लेखन का प्रक्रिया उपागम। अगला है प्रश्न नंबर 59 कि निम्नलिखित में से सबसे अच्छा उदाहरण श्रवण कौशल के लिए कौन सा है? नंबर 1 गाना सुनना, नंबर 2 फिल्म देखना, नंबर 3 समाचार सुनना, और नंबर 4 व्यायाम करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समाचार सुनना, क्योंकि श्रवण कौशल के लिए समाचार सुनना ही सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे है, क्योंकि गाना सुनना ये कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, फिल्म देखना या व्यायाम करना इसका श्रवण कौशल से कोई लेना देना ही नहीं है। और लास्ट प्रश्न है इस सीरीज का कि प्रश्न नंबर 60 कि श्रवण कौशल में सुधार के लिए क्या किया जा सकता है? क्या अक्षर गिनना श्रवण कौशल के लिए बेस्ट रहेगा, या ध्यान से सुनना, खेलना, या गाना? तो अक्षर गिनना ये कोई मतलब नहीं है, सुनने से कोई इसका कनेक्शन नहीं रहेगा, खेलना ये भी नहीं है, गाना ये भी नहीं है, ध्यान से सुनना ये श्रवण कौशल का ही पार्ट होगा। तो ये थे आपके 60 क्वेश्चंस जो कि पेडालॉजी ऑफ हिंदी से कराए गए हैं। अभी आगे आप लोगों को लगभग 20 क्वेश्चंस और मिलने वाले हैं, तो तब तक के लिए आप लोग इन क्वेश्चनों से अपनी तैयारी कर सकते हैं। कहीं भी दिक्कत परेशानी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप लोगों को PDF चाहिए तो स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी जो हमारा YouTube चैनल है, इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम चैनल भी चलता है, आप वहां जुड़ करके PDF प्राप्त कर सकते हैं, प्लस आप वीडियो देख सकते हैं, वहां पे और भी जानकारी ले सकते हैं।
तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें।